नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का पाठ 18 टोपी जिसका नाम है। और इसमें हमने काफी कुछ चीजें अपने लास्ट सेशन जो लास्ट 2 सेशंस हुए थे उसमें हमने पढ़ ली थी। और आपने देखा कि कितनी सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं इस पाठ में कि किस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि एक छोटी सी गौरैया जो है उसने अपने टोपी पहनने की जो इच्छा है उसको पूरा किया, यानी कि उसकी तरफ वो अग्रसर है, उसकी तरफ वो आगे बढ़ रही है अपनी टोपी पहनने की इच्छा के लिए। तो आपने देखिए बहुत सारी बातें तो मैं लास्ट 2 सेशंस में इस पाठ के बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन अभी जो हमारा पिछला सेशन था उसमें हमने एक नई बात और इसमें सीखी उस गौरैया के माध्यम से कि हमें अपने लक्ष्य के लिए, यानी कि अगर हमने अपने जीवन में एक एम बना लिया, हमने अपने जीवन में एक उद्देश्य अगर बना लिया, तो फिर हम उस उद्देश्य पर आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। बस क्या है कि हमारा जो एक तरह से लक्ष्य है वो हमें क्लियर होना चाहिए, हमारा जो लक्ष्य है वो हमें क्लियर होना चाहिए। तो गौरैया का जो एम था, उसका जीवन का जो उद्देश्य था वो क्लियर था कि उसने अब अपने जीवन में एक बार टोपी पहननी ही पहननी है। तो अब उसने एक लाइन भी यहाँ पर कही है, जहां चाह वहां राह, यानी कि जहां पर आपका लक्ष्य आपका क्लियर हो, आपका रास्ता क्लियर हो, जहां पे आपको लगे कि अब आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं और अब उसके लिए आप पूरी मेहनत करते हैं, तो अब आपको आगे रास्ता अपने आप मिलता जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पर चिड़िया को रुई का एक फाहा मिला। ठीक है, जब वो अगले दिन फिर से उड़ान पे निकले दोनों जब उड़ान पे निकले तो वहां पर गौरैया को एक रुई का फाहा मिला। और वो एक बहुत बड़ी एक तरह से स्टार्टिंग की उसकी सीढ़ी थी जहां से उसने आगे बढ़ना था। लेकिन गवरा जो है वो इस बात से भी खुश नहीं हुआ, क्योंकि उसने यहाँ पर उसको एक और सीख दी। उसने क्या सीख दी, उसने एक बावरे के माध्यम से सीख दी। यानी कि कई बार क्या होता है कि हम अपने जीवन में लक्ष्य बना लेते हैं और फिर हमें थोड़ा बहुत एक तरह से हमें थोड़ा बहुत तरक्की मिल जाती है तो हम खुश हो जाते हैं, और सपना वही है हमारा। ठीक है, सपना उसी को देखते रहते हैं और इसी छोटी सी तरक्की पर खुश हो जाते हैं, आगे मेहनत नहीं करते, आगे उस लक्ष्य की तरफ हम अपना जो एक तरह से कदम है वो नहीं बढ़ाते, हम इसी चीज में खुश हो जाते हैं कि हमें इतना मिल गया है। तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी बात गवरे ने कही। उसने क्या कहा, उसने कहा चल मैं तेरे को एक बात बताता हूँ कि तेरे जैसा ही एक बावरा था। यानी कि जब रुई का फाहा उसे मिला तो वो बहुत खुश हुई, बहुत ज्यादा खुश हुई, उछलने लगी, मिल गया, एक रुई का फाहा मिल गया, टोपी बनाने का जुगाड़ मिल गया। तो इस तरह से वो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। लेकिन उसको यहाँ पर समझाया उस गवरे ने कहा कि तेरे जैसा ही एक बावरा था, तेरे जैसा ही एक बावरा था, और वो रास्ते में चलते चलते उसे अचानक एक चाबुक पड़ा मिला। चाबुक जो होता है, जब रथ पर बैठते हैं तो उस पर जो रथ का सारथी होता है वो घोड़ों को चाबुक लगाता रहता है, जिससे घोड़े और तेज दौड़ते हैं। तो अब यहाँ पर चाबुक उसको मिला, शायद वो चाबुक किसी घुड़सवार के हाथ से गिर गया होगा, बहुत ही उम्दा किस्म का था, बहुत ही लचकदार था। अब जो बावरा था वो खुशी के मारे चीखने लगा, बहुत ज्यादा चीखने लगा, और क्या कहने लगा, चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। क्योंकि वो बावरा था, कहता है चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। यानी कि वो कहता है कि मुझे चाबुक तो मिल गया, अब बस बचा 3 घोड़ा लगाम जीन, यानी कि 3 घोड़े वाली जो लगाम है वो मुझे चाहिए, रथ।
चाबुक तो मुझे मिल गया। देखिए कितना बड़ा बावरा है कि चाबुक तो कहीं भी पड़ा हुआ मिल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या आपको कहीं पर पड़ा हुआ 3 घोड़ों के साथ एक पूरा रथ मिल सकता है? ये बहुत बड़ी बात है। तो वो पूरी जिंदगी भर, उसे कभी मिला तो नहीं जीवन में, लेकिन वो पूरी जिंदगी भर ये रटता रहा कि बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। तो यही यहाँ पर जो गवरा है वो समझा रहा है गौरैया को। लेकिन गौरैया क्या है, वो अपने काम के प्रति उसने अपना लक्ष्य साध लिया है, तो साध लिया है। अब उसने पीछे नहीं हटना है, अब उसने आगे ही आगे बढ़ना है। अब वो हर तरह से कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरह उसको टोपी बनाने का कोई न कोई जुगाड़ मिल जाए। अगले दिन वो फिर उड़े और उसके बाद वो एक धुनिये के पास गई और कहने लगी, धुनिया भैया मेरी रुई धून दो। तो धुनिया, क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका था, राजा का फ्री में काम करते करते वो परेशान हो चुका था, उसका पूरा जीवन एक तरह से बर्बाद हो गया था। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जब हम किसी को किसी के काम का, उसके काम का अगर मेहनताना देंगे तो क्या होगा, वो और भी ज्यादा खुश होकर आपका काम करेगा, और भी ज्यादा अच्छे तरीके से आपका काम करेगा। लेकिन अगर आप फ्री में किसी से अपना काम करवाते हैं, 1 बार कर देगा, 2 बार कर देगा, 3 बार भी कर देगा, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड है तो 4थी बार कहेगा खुद कर ले, मैं क्यों करूं तेरा काम, फ्री में करवाता है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी कभी भी किसी का काम नहीं करता। और फिर अगर मजबूरी में, जहाँ राजतंत्र है, राजा का तंत्र है, प्रजा वहां पर है, तो अगर राजा का काम कर रहे हैं तो मजबूरी है करने की, लेकिन वो उस काम में उतनी दिलचस्पी नहीं लेगा, उतनी सफाई से, उतनी निष्ठा से उस काम को नहीं करेगा। करेगा भी तो आज का काम 10 दिन बाद करेगा, क्योंकि उसको उससे कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, उसकी स्थिति आपने देखी वो किस तरह का है, एक बूढ़ा सा व्यक्ति है और शरीर पर जो कपड़े पहने हैं वो बहुत ही जीर्ण हो चुके हैं, तो स्थिति बिल्कुल खराब है। ठीक है, लेकिन उसने कहा कि भैया मैं फ्री में आपसे काम नहीं करवाऊंगी, मेरी रुई धून दीजिए, आधी आप ले लीजिए, आधी मुझे दे दीजिए। तो दुनिया खुश हुआ, उसको आज तक ऐसी मजदूरी किसी ने नहीं दी थी, और उसने रुई फटाफट ढूंढ दी। अब ढूंढने के बाद जो रुई वो उसको मिली, उसके बाद वो अब कहां पर गई, अब वो गई एक ऐसे व्यक्ति के पास जो रुई से धागा, सूत काटने का काम करता था। ठीक है, जो सूत काटने का काम करता था, तो कोरी जो था उसके पास गई और कहा भैया मेरी सूत काट दो। उसने भी उसे गुस्से से डांट दिया, बोला चल भाग यहाँ से, मैं फ्री में कोई काम नहीं करूंगा तुम्हारा, मेरे पास राजा जी के बहुत काम है, मुझे वो करने हैं, मुझे राजा जी की अचकन के लिए कपड़ा बुनना, कपड़ा सूत काटनी है। तो उसने कहा कि भैया मैं फ्री में आपसे अपना काम नहीं करवाऊंगी, मेरा ये सूत काट दीजिए, आधा आप रख लीजिए, आधा मुझे दे दीजिए। तो दुनिया जो कोरी है वो खुश हुआ और उसने बिल्कुल फटाफट खट मारे बरधा, बैठा माए खाए तुरंग, यहाँ पर ये सारी चीजें कहकर उसने अपना काम जो है करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे अब उसका सूत भी कट चुका था, अब चिड़िया जो है धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ रही थी अपनी टोपी को सिलवाने की। तो देखिए अब सूत कट चुका था, तो अब जो चिड़िया थी उसको जरूरत थी एक बुनकर की, यानी कि अब वो एक बुनकर के पास गई और कहा बुनकर भैया ये मेरे पास सूत है, इससे एक कपड़ा काट दीजिए। तो अब बुनकर ने उसे फिर से गुस्से से डांटा। बुनकर ने कहा कि यहाँ पर जो राजा जी की, उन्होंने कहा जो राजा जी है उनका एक तरह से राजा जी की जो अचकन है, राजा जी का जो घर का है या राजा जी की जो एक तरह से कपड़ा है उसको बुनना है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। तो उसने कहा भैया मैं आपसे काम फ्री में नहीं करवा रही हूँ, आप इसका कपड़ा बुनिए, आधा आप रख लीजिए,
आधा मुझे दे दीजिए। तो सबको अपने एक तरह से काम के अनुकूल मुआवजा मिल रहा था और वो खुशी से फटाफट उस छोटी सी चिड़िया का काम कर दे रहे थे। ठीक है, अब धीरे धीरे चिड़िया का कपड़ा भी बुन चुका था, यानी कि जो सबसे मेन चीज होता है टोपी के लिए वो उसके पास उपलब्ध था। तो देखिए, अब उसको जरूरत थी कि वो एक दर्जी के पास जाए जहां से उसके लिए टोपी सिल सके। तो वो दर्जी के पास चली गई। अब उसने लगभग अपनी 3/4 मंजिल, यानी कि एक काम का लगभग तीसरा हिस्सा उसने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो उसने 3/4 मंजिल पार कर ली थी और कपड़ा लिए दिए अब वो एक दर्जी के पास पहुंची। कहने लगी, दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो। अब दर्जी बिल्कुल गुस्से में चिल्लाया, खिसकती है कि नहीं यहाँ से, देखती नहीं मैं राजा के 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद जो 10वां पुत्र पैदा हुआ है। देखिए कितनी एक तरह से कैसा वहां पर राजा का शासन था कि जितने भी राजा के स्वयं के तो कपड़े वहां पर सिलते ही थे, या बाकी उसके जितने भी चाकर थे उनके कपड़े तो सिलते ही थे। राजा की जो जितनी भी रानियां थी उन सबके कपड़े भी वहां पर सिलते थे, और उनके जो बच्चे थे जितने भी उन सबके कपड़े भी वहां पर सिलते थे। यानी कि एक तरह से वो दर्जी जीवन भर केवल राजा के ही कपड़े सिलता रह गया। तो उसने आखिर कमाया क्या? तो इस तरह से वो बहुत ज्यादा गुस्से से बोला, देखती नहीं मैं राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद जो 10वां बेटा पैदा हुआ है उसके लिए 10 रत्न, उस 10 रत्न के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। और दर्जी ने माथे की पसीना पोंछते हुए ठंडी आहें भरी और कहा, कुछ देना न लेना भर माथे पसीना। यानी कि कुछ लेना देना तो है नहीं, यानी कि कुछ देते तो है नहीं, बस काम काम करवाकर पसीने छुड़वाते रहते हैं। तो उसने फिर चिड़िया बहुत खुश हुई, उसने कहा कि भैया मैं बेगार में कुछ नहीं करवा रही हूँ, यानी कि मैं फ्री में काम नहीं करवा रही हूँ आपसे। उसने कहा कि इस बुने कपड़े से टोपी सिल दो, बल्कि आप 2 टोपियां सिलना, एक तुम ले लेना, एक हम ले लेंगे। अब ये मुंह मांगी मजूरी उसे मिल चुकी थी। अब वो तैयार हो गया और उसने कपड़े से टोपी बनाना शुरू कर दिया। कच्च कच्च उसकी कैंची चल रही थी और चूहे की तरह सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर जा रही थी। तो कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सिल दी। वो बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा फायदा हुआ इसमें, और उसने बहुत खुश होकर 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर टोपी पर 5 फुंदे भी जड़ दिए। टोपी तो सिली ही सिली, क्योंकि वो इस बात से खुश थी कि उससे माकूल मुआवजा मिला है, बिल्कुल सही उसको काम के बदले उसको एक तरह से चीज मिली है। तो उसने खुश होकर अपनी ओर से उस पर 5 फुंदे भी लगा दिए। यानी कि अगर इस तरह की उसने कैप सिली तो उस कैप पर उसने इस तरह से सुंदर सुंदर से फुंदे लगा दिए 5। फुंदे वाली टोपी पहनकर तो गौरैया जैसे आपे में न रही, क्योंकि टोपी का शौक तो उसे काफी समय से था, और ऊपर से उसने जब इतनी सुंदर फुंदे वाली टोपी पहनी तो वो खुशी से पागल हो गई। वो अपने आपे में ना रही, 1.5 टांगों पर ही नाचने लगी, यानी कि बिल्कुल एक टांग पर ही वो नाचने लगी। फुदक फुदक करने लगी और गवरे को दिखाने लगी। वो बहुत ज्यादा खुश हो गई, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई, और वो फुंदे वाली टोपी पहनकर वो नाचने लगी और गवरे को दिखाने लगी। देखो देखो, तुम कहते थे ना कि तुम टोपी नहीं पहन पाओगी, मैंने टोपी पहन ली। देखो मेरी टोपी सबसे निराली 5 फुदने वाली, मेरी टोपी सबसे निराली 5 फुदने वाली। अब क्या कहता है गवरा, देखो गवरा कहता है, वाकई तू तो रानी लग रही है। गवरे को भी आखिरकार कहना पड़ा, यानी कि अब इस बार गवरे ने कोई भी यहाँ पर तर्क नहीं दिया। उसने कहा, वाकई में तुम तो रानी लग रही हो। और उसने कहा,
रानी नहीं, राजा कहो मेरे राजा। गौरैया ऊंचा उड़ने लगी, अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा, यानी कि वो अब अपने आप को राजा कहने लगी। कहती है राजा कहो मेरे राजा। गौरैया बहुत खुशी से ऊंचा ऊंचा उड़ने लगी और कहती है कि अब कौन मेरा मुकाबला करेगा। टोपी पहनते ही उसके मन में नए हुलस ने जोर मारा, और जैसे ही उसने टोपी पहनी उसके मन में एक नई इच्छा उत्पन्न हुई, एक नई हुलस उत्पन्न हुई कि क्यों ना इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए। क्योंकि अब तक उसने देखा कि राज्य के जितने भी लोग थे, यानी कि देखिए एक राज्य है तो वहां पर हमारे आसपास के लोग जो है कैसे अपना परिवार चलाते हैं, कैसे अपना घर चलाते हैं। देखिए कुछ लोग सब्जी का व्यापार करते हैं, कुछ लोग दर्जी होते हैं, कुछ लोग नाई होते हैं, कुछ लोग दुकानदार होते हैं, कुछ लोग राशन वाले होते हैं, कुछ लोग कपड़े वाले होते हैं, कुछ लोग मिठाई फल वाले होते हैं, कुछ लोग गाड़ी वाले होते हैं। यानी कि सब इस तरह से काम कर करके अपना घर चलाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं। लेकिन अगर सब लोग मिलकर राजा के लिए ही काम करने लगे तो क्या वो समाज आगे बढ़ पाएगा, क्या वो समाज अच्छे से चल पाएगा। तो इसी तरह से अब क्योंकि चिड़िया ने अभी तक सारी चीजें देख ली थी, वो जिसके भी पास गई वो सब राजा की ही सेवा में लगे थे, और उनकी दीनहीन स्थिति से साफ पता चल रहा था कि राजा इनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं, यानी कि अपनी प्रजा का उनको बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। तो टोपी पहनते ही चिड़िया के दिमाग में एक और बात आई। उसको लगा कि चलो अब इस राज्य के राजा को भी देख लिया जाए जरा कि वो कैसे है। इसके लिए इतने सारे काम होते हैं, यानी कि जिनके लिए हर कोई लगा हुआ है, जिनके लिए हर कोई काम में लगा हुआ है। आखिर वो राजा है कैसे, हमें उनके पास जाना चाहिए। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी, और वो उड़ते उड़ते राजा के महल का कंगूरा यानी कि जो ऊपर से इस तरह का जो छत्र होता है उसके ऊपर वो जाकर बैठ गई। ठीक है, तो उस कंगूरे पर जब वो जाकर आगे बैठी तो अब देखिए वहां पर क्या हुआ, उसने क्या देखा, उसने कुछ इस तरह का दृश्य देखा। आप देख सकते हैं उसने कुछ इस तरह का दृश्य देखा। देखिए राजा एक है और 1 2 3 4 लोग उसकी सेवा कर रहे हैं। कैसे, कोई उसके पैर दबा रहा है, कोई उसके हाथ दबा रहा है, कोई उसके कमर दबा रहा है, कोई उसका सर दबा रहा है। ठीक है, तो इस तरह का चिड़िया ने सीन देखा। देखिए यहाँ पर बैठकर वो देख रही है, और उसने कितनी सुंदर फुंदे वाली टोपी पहनी है, फुदने वाली, और इस तरह से राजा को वो देख रही है कि राजा, यहाँ के राजा जो है वो क्या कर रहे हैं। तो कंगूरे पर बैठकर उसने इस तरह का दृश्य देखा, और आगे उसने क्या सोचा देखिए। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त नंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ सर पर चंपी कर रहा था, दूसरे हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, चौथा पिंडली की गुद्दी काट रहा था। यानी कि सभी लोग, वो एक तरह से अधनंगा उस टाइम पे था, केवल उसने बदन पर एक धोती पहनी हुई थी और सर भी उसका खाली था, और 4 लोग उसकी सेवा में लगे हुए थे। कोई हाथों की उंगलियां दबा रहा था, हाथ पैरों की उंगलियां, कोई पीठ दबा रहा था, कोई सर दबा रहा था, कोई पैर की पिंडलियों को दबा रहा था। ठीक है, तो इस तरह से और गौरैया कंगूरे से ही चिल्लाई अब गौरैया ने जब कंगूरे से ये सब चीजें देखी तो वो वहीं से उसने चिल्लाना शुरू किया। क्या कहा, गौरैया कंगूरे से चिल्लाई, मेरे सर पर टोपी, राजा के सर पर टोपी नहीं, मेरे सर पर टोपी, राजा के सर पर टोपी नहीं। बार बार वो ये कहने लगी। अब मालिश करवाते राजा की नजर गौरैया से टकरा गई। जब ये मालिश करवा रहा था राजा, तो उसकी नजर उस कंगूरे पर गई जहां से वो चिड़िया चिल्ला रही थी, और उसकी नजर जो है चिड़िया पर पड़ गई। अब
गौरैया के सर पर फुदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। उसने कहा कि अरे, इतनी छोटी सी गौरैया जो है, उसके सर पर इतनी सुंदर फुदनेदार टोपी, उसकी अकल चकरा गई। ये कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल कैसे है? वह लगातार रटे जा रही थी और साथ ही वो लगातार रट रही थी, लगातार कह रही थी, मेरे सर पर टोपी, राजा के सर पर टोपी नहीं, मेरे सर पर टोपी, राजा के सर पर टोपी नहीं। और अब जो राजा है वो चिल्लाया। राजा ने कहा, अरे कोई मेरी टोपी लाओ, जरा जल्दी लाओ। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। राजा ने दोनों हाथों से अपना सर ढका और जोर से चिल्लाया, अरे मेरी कोई टोपी लाओ, जरा जल्दी लाओ। तो राजा ने टोपी आ गई और राजा ने झट से टोपी पहन ली। देख रही फदगुद्दी, मेरी टोपी में 5 फुदने हैं। गौरैया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया। यानी कि अब गौरैया अभी तक कह रही थी कि मेरे सर पर टोपी, राजा के सर पर टोपी नहीं, और अब वो दूसरा राग अलाप रही है। कहती है कि मेरे सर में 5 फुदने, मेरे सर में 5 फुदने, राजा की टोपी में एक भी नहीं। मेरी टोपी में 5 फुदने, राजा की टोपी में एक भी नहीं। मेरी टोपी में 5 फुदने, राजा की टोपी में एक भी नहीं। अब वो दूसरा ही राग अलापने लगी। यानी कि इस तरह से वो बार बार राजा को चिढ़ा रही थी, राजा को एक तरह से दिखा रही थी। तो क्या हुआ? राजा को बेहद हेठी महसूस हुई। राजा को बहुत बुरा लगा, उसका ईगो हर्ट हो गया कि वो एक राजा है, उसकी टोपी में एक भी फुदना नहीं है, और ये छोटी सी चिड़िया है, इसकी टोपी इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, अलग अलग रंग के फुदने। तो इस मुल्क के महाबली राजा, इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक छोटी सी चिड़िया की ये मजाल, वह बुरी तरह बिगड़ गया। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया कि इतने बड़े राज्य के, इतने बड़े राजा के सामने एक छोटी सी चिड़िया इस तरह की बातें कर रही है। तो उसको गुस्सा आ गया। इस फदगुद्दी को गर्दन से मसल दो, पंखने नोच लो, सिपाहियों देर न करो। उसने फिर आज्ञा दे दी अपने सिपाहियों को कि इस फदगुद्दी के गर्दन मसल दो। उन्होंने कहा, इस चिड़िया को पकड़ो और इसकी गर्दन मसल दो, इसके पंख नोच दो। सिपाहियों देर मत करो। क्षमा करें महाराज। सिपाहियों ने क्या कहा? मंत्री ने हाथ जोड़कर एक तरह से विनती की। मंत्री ने कहा कि मच्छर को मारकर हाथ गंदा क्यों करना, अपने आप चली जाएगी। उसने, जो मंत्री था राजा का, उसने क्षमा मांगी और कहा, महाराज क्षमा करें, मच्छर को मारकर, यानी कि राजा के सामने एक छोटी सी चिड़िया तो मच्छर के बराबर ही है। तो उसने कहा कि मच्छर को मारकर अपने हाथ गंदे क्यों करने, रहने दीजिए, थोड़ी देर में अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। तो राजा कहता है कि अब ये ऐसे रुकने वाली नहीं है, इसको उठाकर मेरे पास लाओ, मैं इसकी टोपी छीनूंगा और उसको पैरों से मसल दूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी, और एक सिपाही ने तुरंत गुलेल मारी और गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी, और दूसरे सिपाही ने झट से वो टोपी लपक ली। दूसरे सिपाही ने, एक सिपाही ने गुलेल मारकर चिड़िया के सर से टोपी गिराई और दूसरे सिपाही ने झट से वो लपक ली और राजा के सामने उस टोपी को पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों तले मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। राजा ने जैसे ही उस टोपी को अपने पैरों तले मसलना चाहा, तो वह उस टोपी की खूबसूरती को देखकर, सुंदरता को देखकर दंग रह गया। उसको लगा कि कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया कि आखिर किसने इतनी सुंदर कारीगरी इसमें करी है, आखिर किसने इतना सुंदर नमूना पेश किया है कारीगरी का।
यह मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची। वो सोचने लगा कि मेरे राज्य में अभी तक जो सब कुछ भी अच्छा होता है वो मेरे लिए होता है, आज मेरे ही राज्य में मेरे को छोड़कर इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर टोपी किसी दूसरे के पास कैसे पहुंची। सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट करके देखने लगा, यानी कि उस टोपी को पलट पलट करके बार बार देखने लगा। इतना नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने, यानी कि इतनी सुंदर टोपी मेरे राज्य में बनाई किसने आखिर। राजा के मन में ख्याल आया। अब तो उस हुनरमंद कारीगर को खोज होने लगी, यानी कि अब लोग उस हुनरमंद कारीगर को ढूंढने लगे कि जिसने इतनी सुंदर टोपी बनाई है, इतनी प्यारी कलाकारी कारीगरी उसमें की है। तो अब राजा चाहे और पता ना चले, यानी कि राजा चाहे और पता ना चले, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो राजा के पास गिड़गिड़ाते हुए वो दर्जी हाजिर हुआ और कहता है, अन्नदाता दुहाई है अन्नदाता दुहाई है, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। राजा अब उससे प्रश्न करता है, क्योंकि वो तो राजा के ही राज्य में रहता है और आज पहली बार राजा ने इतनी सुंदर टोपी देखी थी, इतनी सुंदर कारीगरी देखी थी। तो राजा उससे कहते हैं कि तुमने इतनी सुंदर टोपी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। तो मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज निकली। जिस तरह से मेघ गड़गड़ाते हैं, बिल्कुल जोर से वो चिल्लाए कि तुमने इतनी सुंदर, इतनी बढ़िया टोपी कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। तो अब वो फिर से कहता है, दुहाई अन्नदाता दुहाई, हमें दुहाई नहीं वजह बताओ। वो कहता है कि हमें दुहाई नहीं चाहिए, हमें वजह बताओ। तो जो दर्जी है, टोपी सिलने वाला, वो कहता है कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, यानी कि जो कपड़ा बुना गया था वो बहुत ही उम्दा किस्म का था, वो बहुत ही बढ़िया था, एकदम गफ्श और दबीज। वो कहता है कि कपड़ा बहुत सुंदर था, एकदम गफ्श था और दबीज था। तो फिर वो कहता है राजा कि ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना। तो राजा कहता है ऐसा उम्दा, ऐसा अच्छा कपड़ा किसने बुना। नाग की मानिंद राजा फूंक मारने लगा, यानी कि राजा जो है बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया कि मेरे राज्य में ये सब कुछ हो रहा है और मुझे नहीं पता, और मेरे लिए ऐसी चीजें क्यों नहीं बनाई जाती है। और तभी उस बुनकर को भी उठा लिया गया। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ, माफी बख्शे सरकार, माफी बख्शे। तो वो कहता है माफी नहीं, वजह बताओ। तो वो कहता है सूत बड़ा उम्दा था सरकार, क्योंकि कपड़ा किससे बुना था उसने, सूत से बुना था। तो वो कहता है सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन था और लच्छेदार था, क्योंकि जब सूत अच्छा होगा तभी तो कपड़ा भी अच्छा होगा। तो अब उसने कहा कि इतना महीन सूत किसने काटा। अब वो शेर की मानिंद राजा दहाड़ मारी, बहुत जोर से चिल्लाया कि इतनी महीन सूत किसने काटी। तो गिरते पड़ते अब कोरी हाजिर हुआ, सूत जिसने काटी थी वो कोरी था और उसने गिरते पड़ते वो हाजिर हुआ। कहता है जान बख्शे महाराज, जान बख्शे। तो वो कहता है जान नहीं, वजह बताओ। तो अब वो कहता है कि रुई बड़ी बेहतरीन थी। वो कहता है कि रुई बड़ी बेहतरीन थी, तभी मैं इतना सुंदर सूत काट पाया, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई, यानी कि बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही ज्यादा प्यारी थी रुई, इसीलिए मैं इतनी सुंदर रुई सूत काट पाया। अब वो कहता है कि इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी, किसने ढूंढा उस रुई को इतना सुंदर तरीके से। अब बिजली की तरह राजा की आवाज कड़की, बहुत जोर से चिल्लाया वो, जैसे बिजली कड़कती है, और सभी जन डर गए। हांफते छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ। खम्मा अन्नदाता खम्मा, माफ करे अन्नदाता माफ करे। तो वो कहता है
क्षमा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था और कहता है, तुम चारों ने मिलकर इस गौरैया का काम किया है और हमारे लिए तो आज तक ऐसा कोई काम क्यों नहीं किया। तो वो अब बहुत ज्यादा गुस्से में आया और वो कहता है कि तुम चारों ने मिलकर इस गौरैया का काम किया है और मेरे लिए तो कभी आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया। तो वो कहता है कि आपके लिए भी किया है सरकार। वो कहता है, आपके लिए भी किया है सरकार। दुनिया ने जमीन पर लेटकर कहा। दुनिया बहुत ज्यादा डर गया और जमीन पर राजा के पैरों में लेट गया और कहता है कि आपके लिए भी किया है महाराज। वो कहता है, आगे भी आपके लिए ही करेंगे सरकार। तो वो कहता है कि हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है, वो कहता है कि ठीक है, तुम मेरे लिए काम करते हो और आगे भी मेरे लिए काम करते रहोगे, लेकिन मेरे लिए जो काम करते हो, मेरे लिए जो काम करते हो उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं होती, उसमें इतनी सफाई क्यों नहीं होती, उसमें इतनी सुंदरता क्यों नहीं होती। तो वो वो कहता है, अभय दान दे सरकार तो बोलूं। वो कहता है कि अभय दान दे, यानी कि बताएं, कहें कि आपको कुछ नहीं होगा, आप गारंटी लें कि आप हमें नहीं मारोगे, तो मैं कुछ बताऊं। तो राजा कहते हैं, चलो दिया, अब बताओ महाराज। इस गौरैये ने जो काम करवाया उसमें आधा हिस्सा ये दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता, और जिसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वह अपना आधा दे देती थी। इसीलिए इसके काम में और अपने आप नफासत आती गई सरकार। दुनिया दंडवत पर दंडवत किया जा रहा था, यानी कि उसको डर तो बहुत लग रहा था कि आज तो जान से जाएंगे, आज तो मारे जाएंगे, लेकिन फिर भी उसने सच बता दिया। यहाँ पर उसने कहा कि इसने जो भी काम करवाया ये अपना आधा हिस्सा दे देती थी, यानी कि जिसके पास देने के लिए बहुत कुछ है, जो राजा है, जो बहुत कुछ दे सकता है, जो एक तरह से हमें हमेशा के लिए सुखी और संपन्न कर सकता है, वो कुछ नहीं देता। लेकिन एक छोटी सी चिड़िया, देखिए फिर से एक नई बात यहाँ पर हमने सीखी है, फिर से एक नई बात यहाँ पर जानी है कि हमारे पास जितना भी होता है, हमारे पास जितना भी है उसको हमें दूसरों को देना सीखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहती है कि इसके पास जो कुछ भी था वह इसने हमें आधा दे दिया, इसीलिए इसके काम में नफासत आती गई, यानी कि ये सबको आप उनके कामों का एक तरह से मुआवजा देती थी, उनके कामों का एक तरह से उसके काम के लिए उसको पैसा या चीजें देती थी। तो इस तरह से देख ले राजा, आंख में उंगली डालकर देख ले। अब यहाँ पर जो छोटी सी चिड़िया है वो राजा को फिर से यहाँ पर परेशान करती है और राजा को कहती है कि देख ले ये सब क्या कह रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर काफी सारी चीजें इस पाठ में पढ़ ली है, यानी कि लगभग हमने इस पाठ में अभी तक जो हमारा चैप्टर है हमें सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी बातें इस पाठ में शेष है, तो उनको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।